आज मैं अलवर ज़िले की जिला कार्य समिति की बैठक के लिए आया था। राजस्थान में पार्टी के 44 संगठनात्मक ज़िले हैं, 1066 मंडल हैं। उन सब में इसी तरीके से नीचे तक संगठन के काम की मजबूती के लिए इन बैठकों का आयोजन हम लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठन उसका प्राण है और वो संगठन रीति नीति से चलता है। उसी का हिस्सा है कि एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के तौर पर हम लोग इसमें पार्टी के संगठन की मजबूती और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जैसा राष्ट्रीय कार्य समिति में, उसके बाद फिर प्रदेश की कार्य समिति, उसके बाद जिला और फिर मंडल। हम लोग जुलाई के महीने में 44 जिलों की जिला बैठकें कर लेंगे। अगस्त के महीने में मंडल की सारी बैठकें पूरी हो जाएंगी। हमारा लक्ष्य है 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, जो जनसंघ के संस्थापक महामंत्री रहे, और हम लोग प्रतिवर्ष 6 कार्यक्रम बूथ पे करते हैं। उसमें से एक में उनका जन्मदिवस भी हम लोग मनाते हैं। तब तक हमारी मंडल की सारी कार्यकारिणी ठीक तरीके से काम करे, यानी सशक्त मंडल ये नाम हमने दिया है। इसी के अनुरूप उसके बाद हमारे बूथ की रचना जो सुदृढ़ हो, उस लिहाज से हमने बूथ को केवल राजनीतिक और चुनाव के समय नहीं, बूथ वर्ष पर्यंत काम करे, उसमें अलग अलग हम लोग उनको टास्क देते हैं। लेकिन कोरोना की दोनों लहर में भारतीय जनता पार्टी ने सेवाई संगठन के मार्फत राशन की, भोजन की और चिकित्सा सुविधाओं की सहूलियत देने का काम किया। उसमें हमारा बूथ की इकाई बड़ी कारक बनी और इसलिए अब ये तय किया है कि हम लोग बूथ को मजबूत करेंगे, लेकिन मंडल की इकाई को हम लोग सामाजिक सरोकारों से भी जोड़ेंगे। एक मंडल पर 3 स्वास्थ्य स्वयंसेवक, हेल्थ वॉलंटियर्स, जिसमें एक डॉक्टर होंगे, एक ऊर्जावान कोई नौजवान होंगे, एक पार्टी के अनुभवी व्यक्ति होंगे। 3 लोग 1066 मंडलों में हम लोग उनको इस बात के लिए तैयार करेंगे कि किसी भी स्वास्थ्य की आपदा के लिए ये लोग मानसिक रूप से और व्यवहारिक रूप से तैयार रहें। चर्चा होती है, ऐसी आशंका है कि कोई तीसरी लहर यदि आती है तो सरकारी प्रयत्नों के साथ साथ पार्टी भी उन प्रयत्नों में ठीक तरीके से शामिल हो। सेवाई संगठन पहली लहर में और सेवाई संगठन दूसरी लहर में भी। पहली लहर में क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कम थी, इस लिहाज से राशन और भोजन की आवश्यकता ज़्यादा थी। लगभग 2 करोड़ लोगों तक हम लोग सहूलियत पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर, राशन और भोजन। दूसरी लहर में क्योंकि बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन 2-3 पार्टी ने चुनौतियों के रूप में काम किया, जिसमें एक BJYM केयर्स करके ट्विटर पे हैशटैग चला, जिसको पूरे देश भर की पार्टी ने प्रशंसा की कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रिलीफ देने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चे ने बड़े पैमाने पर किया, देश में अव्वल रहा। पोस्ट कोविड यानी कोरोना के बाद पार्टी क्या करे, ये यक्ष प्रश्न था। केंद्र की और राज्य सरकारों ने अपने अपने हिसाब से घोषणा की, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऐसे लोगों को जिनके सर से माँ बाप का साया उठा, उनको केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश, 10 लाख की FD, आयुष्मान भारत से जोड़ना, इस तरीके के काम किए। लेकिन पार्टी ने भी तय किया है कि ऐसे जो लोग जिनके माता पिता इस कोरोना के कालखंड में नहीं रहे, उनके लिए उदाहरण के तौर पर महिला मोर्चा ने एक विद्या सखी करके कार्यक्रम चलाया है। ऐसी जो बेटियां हैं जिनको अध्ययन की आवश्यकता है,
पहली क्लास से लेके कॉलेज तक कुछ इंस्टीट्यूट चिन्हित किए, उनसे बात की है। उन संस्थानों ने निःशुल्क पढ़ाई के लिए हामी भरी है। लगभग 40 संस्थानों में इस तरीके की बातचीत हुई और महिला मोर्चे ने इसमें इनिशिएटिव शुरू कर दिया और अभी उन्होंने लगभग 40 बच्चे ऐसे सेलेक्ट किए हैं। पार्टी के जनप्रतिनिधियों को, पार्टी के पदाधिकारियों को हमने निर्देशित किया कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र, मंडल, जिला में ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको सहूलियत देने का काम करें। बहुत लोगों ने ऐसी जो बेटियां हैं जिनका कन्यादान होना है, जिनके जो विवाह के योग्य हैं, जिनको तकलीफ़ें आई थी, उनको व्यक्तिगत तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी किस तरीके से उनको मदद की जा सकती है, ये भी पार्टी को हम लोगों ने निर्देशित किया है। तो कोरोना के बाद जो संबल की ज़रूरत थी उसको पार्टी ने देने का ये निश्चय किया है। अभी क्योंकि इस पूरे कोरोना के कालखंड में देश के समक्ष एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रदेश की कार्य समिति में भी, आज जिला कार्य समिति में भी प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात के लिए साधुवाद दिया है कि इन विकट परिस्थितियों में देश को और चुनौतियों के रहते हुए भी सहूलियत देने का काम किया, जिसमें ये बिरला काम भी हुआ कि 1800 एयरफोर्स के फेरे सिर्फ ऑक्सीजन के टैंकर्स को विदेशों से इंपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल हुआ। 500 से भी ज़्यादा ऑक्सीजन रेल चली। देश में पीपी किट से लेके, मास्क से लेके तमाम चीज़ों का निर्माण हुआ। जिस देश में 900 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता था, वहाँ 10,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होना, ये अपने आप में इस बात का संकेत है, प्रमाण है कि मोदी सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता से काम किया। 80 करोड़ लोगों को दीपावली तक का राशन उपलब्ध कराना, इस तरीके की तमाम उपायों से देश के लोगों में एक भरोसा पैदा किया। दूसरी तरफ राजस्थान की सरकार थी, न ऑक्सीजन का वितरण सही कर पाई, न दवाओं का वितरण सही कर पाई। आप लोग ही छापते थे कि किस तरीके से बेड की दलाली होती थी, किस तरीके से इंजेक्शन्स की और दवाओं की दलाली होती थी, कालाबाजारी होती थी। कुल मिलाकर इस 2.5 वर्षों के शासनकाल में इस कोरोना की चुनौती को ये सरकार ठीक तरीके से कर नहीं पाई, राजस्थान के लोगों में भरोसा नहीं पैदा कर पाई। इन 2.5 वर्षों के शासनकाल में मुख्यमंत्री जी को लोगों को जन सुरक्षा देने की बजाय अपनी कुर्सी की सुरक्षा में ज़्यादा भरोसा रहा। इसी कालखंड में ये देखा कि ये सरकार 42 दिन बाड़े में बंद रही। मुख्यमंत्री लगभग 1.5 बरस से अपने आवास से और कार्यालय भी नहीं गए। कांग्रेस का जो अंतर्कलह और अंतर्विरोध है वो जगजाहिर है। उसका असर सीधा सीधा राजस्थान के शासन पर पड़ा और उसका असर ये हुआ कि अभी तक राजस्थान की जनता को ये नहीं पता लगा कि राजस्थान का गृह मंत्री कौन है। मुझे यहाँ के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने बताया, जिसकी जानकारी अलग अलग माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मिलती है, कि राजस्थान में इस समय यदि मुझसे पूछे कि सरकार की विफलता क्या है, तो कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती है। कोई समय था जब राजस्थान को शांतिपूर्ण प्रदेश माना जाता था, लेकिन 5,23,000 मुकदमे ये दर्ज होना अपने आप में इस बात का प्रमाण है। अलवर में जिस तरीके से लगातार जिले में एक के बाद एक गैंगरेप और रेप की घटनाएं हुई हैं, मुख्यमंत्री जी आंकड़ों की जादूगरी जरूर करते हैं, लेकिन आंकड़ों से अपराध नहीं रुकते। और इस समय मेवात जिस तरीके से चुनौती बना हुआ है, साइबर अपराधों से लेके लव जिहाद, लैंड जिहाद और इसके इतर धर्मांतरण की जो बड़ी घटनाएं हुई हैं, जो पूरे मेवात को मिला लें तो मेरी अपुष्ट जानकारी जो है, मैंने जो सुनी, उसमें लगभग 5 लाख लोगों का कन्वर्जन हुआ मेवात के पूरे क्षेत्र में। मेवात जिसको बताते हैं जी, इतने बड़े पैमाने पर इस तरीके से पिछले दिनों
जो साइबर अपराधों की घटनाएं हुई, जिन अपराधियों को पकड़ा गया, उससे एक बहुत बड़े रैकेट का खुलासा हुआ और भविष्य में भी शायद और ज़्यादा इस तरीके की चिंताजनक खबरें आएंगी। मैंने सरकार से कहा है कि मेवात को सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे, ये बताए कि कितनी धर्मांतरण की घटनाएं हुई हैं, कितने लोगों की ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं, कितने लोगों के महिलाएं बलात्कार की शिकार हुई हैं। दूसरा बड़ा मसला था जिस पर सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में भी कहा, राहुल गांधी जी ने भी कहा, यहाँ मालाखेड़ा की सभा में भी बेरोजगारी के बारे में भी कहा, किसानों के बारे में भी कहा। राजस्थान के 59 लाख किसान आज भी कर्जा माफ़ी का इंतज़ार कर रहे हैं और 10 तक गिनती के लिए कहा था कि 10 गिनेंगे और कर्जा माफ़ हो जाएगा। 59 लाख किसान 99,000 करोड़ के कर्जे की माफ़ी का आज भी इंतज़ार कर रहे हैं। राजस्थान के अनेक हिस्सों में लगभग दर्जन भर से भी ज़्यादा किसानों ने आत्महत्याएं सिर्फ इसलिए की कि हमें सरकार से ये भरोसा मिला था कि सरकार कदाचित हमारा कर्जा माफ़ कर देगी। आपके भी संज्ञान में होगा कि श्री गंगानगर के रायसिंह नगर के एक किसान सोनलाल कडेल ने एक लाइव वीडियो जारी किया था, अपना सुसाइड का वीडियो जारी करते हुए कहा कि मेरी मौत के दोषी मुख्यमंत्री हैं। अभी तक उन परिवारों की किसी की सुध नहीं ली गई है, उनको कोई सहूलियत नहीं दी गई है। बेरोजगारी के बारे में मैंने उनका एक वीडियो देखा राहुल गांधी जी का, जिसमें रूप सिंह जी को उद्धृत करते हुए कहते हैं, रूप सिंह तुम्हारा नाम क्या है? रूप सिंह, क्या करते हो? बेरोजगार हूँ, सरकार आई तुम्हें नौकरी मिलेगी। मेरी जानकारी में ये आया है कि अभी रूप सिंह इंतजार कर रहा है कि राहुल गांधी जी की सभा में कहीं बात पूरी हो। ऐसे अनेकों मसले हैं, लेकिन बेरोजगारी भत्ता केवल 1.5 लाख लोगों को मिला, देना 10 लाख को था। रोजगार के तलाश में 27 लाख लोग और 25 से भी ज़्यादा भर्तियां लिटिगेशन में अभी भी हैं। जिस प्रदेश में पर्चे लीक होते हों, पर्चे बिकते हों, तो वो सीधे सीधे संस्थाओं पर, सरकार पर प्रश्न खड़े करती है। 3 बड़े मसले थे, अपराध, बेरोजगारी और किसानों की कर्जा माफ़ी, जिसका उल्लेख मैंने आपके समक्ष किया है। एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन 2.5 वर्षों में मैं कह सकता हूँ कि सरकार पूरे तरीके से जैसी अपेक्षाएं थी पूरी नहीं कर पाई और जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी।